एपिसोड 9 लतिका और नंदराय की टक्कर। अगर अपनी भड़ास निकाल चुके हो तो जो कहने आए हैं वो भी कह दीजिए। लाली ने नीचे जमीन पर गिरी हुई चुनरी को हाथ बढ़ाकर उठाया और उसे अपने कंधे पर फैलाते हुए बोली। फिर उठकर खड़ी हुई और इस ड्रेस की चेन टूट जाने की वजह से अपने लिए कोई दूसरी ड्रेस देखने लगी। उसे इस तरह सुजॉय को इग्नोर करता देख सुजॉय एक बार फिर गुस्से से पागल हो उठा। वो बड़े बड़े कदम उठाकर एक झटके में ही लाली के सामने पहुंच गया। उसे इतने गुस्से में अपने सामने खड़े देखकर लाली के हाथ में थमे कपड़े छूटकर नीचे जा गिरे। सुजॉय की आग उगलती नजरों में ऐसी तपिश थी कि लाली को लगा जैसे वो जलकर राख हो जाएगी। उसने खुद को कितना समझाकर अपना आत्मविश्वास बहाल किया था और सुजॉय की एक गुस्से भरी नजर ने जैसे उसका सारा आत्मविश्वास चकनाचूर कर दिया। वो कांपने लगी थी। तभी सुजॉय ने हाथ आगे बढ़ाकर उसकी ठोड़ी पर अपनी हथेली का शिकंजा कस दिया और गुर्राते हुए बोला, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की ना तो सोच लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। अब सीधे सीधे ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। लाली की आंखें भर आई। उसने खुद से पूछा, हर मर्द ऐसा ही होता है क्या? तभी मन ने जैसे उसे जवाब दिया, जरूरी तो नहीं। नरेन तो ऐसा नहीं था। ओह, नरेन। उसके दिल में नरेन के नाम की एक हुक सी उठी। तभी सुजॉय की तीखी आवाज उसके कानों से टकराई। कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। पहले डैड को अपने बस में किया और अब मां को भी शीशे में उतार लिया। वो भी ऐसे कि कल तक जो मां तुम्हें एक मिनट भी घर में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, आज तुम्हें खुद ही दरवाजे से वापस कमरे में लौटने को बोली। आखिर कौन सा जादू टोना कर रही हो तुम मेरे घर वालों पर? लाली आंखों को भींचे और होठों को सिए बस उसकी बातें सुनती रही। उसने कुछ जवाब न दिया। आखिर वो जवाब देती भी तो क्या? उसे तो खुद भी नहीं मालूम था कि आखिर लतिका जी ने उसे जाने से क्यों रोका और अब उसे कहां जाने के लिए तैयार कर रही हैं। तभी सुजॉय ने आगे कहा, अपनी घटिया हरकत से हमारी पार्टी खराब कर दी तुमने और ऐसी बेचारी बनी फिर रही हो जैसे कि दुनिया में तुम्हारे जितना मासूम कोई है ही नहीं। लेकिन भूलना मत, तुम्हारे इस भोले भाले चेहरे के पीछे छिपी हुई मक्कारी मैं जान गया हूं। इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं कि जितनी जल्दी हो सके अपना मकसद साफ करो और निकलो यहां से। अब सुजॉय की बातें लाली के बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। उसके आंसुओं ने एक बार फिर से सारे बांध तोड़ दिए थे। सुजॉय की नजरें उसके चेहरे पर ही टिकी हुई थी और यही वो पल था जब उसे लाली के आंसू देखकर अजीब सा एहसास हुआ। सुजॉय ने उसका चेहरा एक झटके से छोड़ दिया, लेकिन उसका गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। उसने कमरे से निकलते हुए उसी लहजे में कहा, मैं भी देखता हूं तुम ऐसे मिस्ट्री बनकर कब तक हमें परेशान करती हो। तुम्हारी पूरी कुंडली ना निकाल लाया ना तो मेरा नाम भी सुजॉय पाहुजा नहीं। उसके जाते ही लाली ने अपने आंसू पोंछे और आईने में अपना चेहरा देखा। उसके गालों पर सुजॉय की उंगलियों के छाप उभर आए थे। सुजॉय को कमरे से निकले हुए कुछ ही पल बीते होंगे कि तभी मेड ने उसे एक बैग लाकर दिया और बोली, लतिका मैडम आपका नीचे गाड़ी में इंतजार कर रही है, जल्दी चलिए। लाली ने खुद को संभालते हुए जल्दी जल्दी सब समेटकर बैग में भर लिया और नीचे उतर आई। लाली के कार में बैठते ही लतिका जी ने कार स्टार्ट की और निकल गई। लाली का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इन कुछ दिनों में उसकी किस्मत ने इतनी जल्दी जल्दी करवटें बदली थीं कि अब वो खुद को हर वक्त डरा हुआ सा महसूस करने लगी थी। इसी उधेड़-बुन में उसने धीरे से पूछा, हम लोग जा कहां रहे हैं?
उसके सवाल पर लतिका जी ने उसे कुछ घूरते हुए देखा और बोली, जहां भी ले जा रही हूं चुपचाप मेरे साथ चलो। अभी मुझसे सवाल करने की तुम्हारी औकात नहीं है। उनका इतना कड़ा जवाब सुनकर लाली की रही सही हिम्मत भी जाती रही। उसने बस अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अचानक साइड व्यू मिरर में उसे अपना चेहरा दिखा। लतिका जी के दिए हुए उन मॉडर्न कपड़ों में उसका कुछ अलग ही रूप निखर आया था। लिनन के काले सूट में सुर्ख रंग के बड़े बड़े फूलों वाली प्रिंट का ये ड्रेस लाली की सफेद रंगत में चार चांद लगा रहा था। लेकिन इतनी रूपवती होकर भी भगवान ने जैसे उसके नसीब में कालिख मल दी थी। दुखों का एक सिलसिला सा था जो कहीं भी थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। लाली के जज्बात में उठाए गए एक कदम ने कैसे उसकी अच्छी भली जिंदगी को नर्क बनाकर रख दिया था, ये वही जानती थी। नरेन तो नहीं ही मिला, लेकिन चाहे जैसी भी थी, सिर पर एक छत तो थी। भले ही नंजी चाहे जितने भी गुस्से वाले क्यों न थे, मगर उस घर में मुझे इज्जत और मान से भरा बहू का जो दर्जा मिला था, वो कम से कम इससे तो लाख गुना बेहतर था। ये सब सोचती हुई लाली ने जैसे थक कर एक गहरी सांस ली और सीट से सिर टिकाकर आंखें मूंद ली, यूं जैसे उसने खुद को पूरी तरह हालात के भरोसे छोड़ दिया था। वहां नंदराय और मुकेश औने पौने वापस अपने ठिकाने पर पहुंच चुके थे। नंदराय अभी अभी जो कुछ भी हुआ था उसे याद करके सोच में पड़ा हुआ था। लाली के धोखे में उन्होंने जिस दूसरी लड़की को उठाया था, अगर उसे किसी भी तरह का नुकसान होता या किसी ने उसे देख लिया होता तो आज क्या पता वो अगवा करने के जुर्म में पुलिस के हत्थे ही न चढ़ गया होता। इसलिए अब जो भी कदम उठाना था बेहद सोच समझकर उठाना था। अभी वो सोच ही रहा था कि तभी मुकेश ने शराब का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आज तो बुरे फंसने वाले थे यार। वो तो अच्छा हुआ कि हमने पहले ही बोरी खोलकर उसका चेहरा देख लिया। नंदराय ने भी ग्लास थामते हुए कहा, वो सब छोड़, हमारी चिंता तो वैसी की वैसी ही रह गई ना। अब उस कलमुही को ढूंढने का सिरदर्द फिर से गले पड़ गया। आखिर गई कहां वो साली? कहकर वो जल्दी जल्दी घूंट भरने लगा। तब मुकेश ने कहा, मेरे लोग धोखा नहीं खा सकते नंदू, इतना तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। उन्होंने उस फोटो वाली लड़की को देखा तो जरूर होगा। मैं उन लोगों को लेकर हर उस जगह जाऊंगा जहां उन्होंने उस लड़की को जाते हुए देखा। अभी सिर्फ तेरी नहीं, मेरी भी मूंछों का सवाल है। मैं तुझे जुबान देता हूं नंदू, उस छोरी को ढूंढ कर ही दम लूंगा। लाली का यूं सामने से आकर निकल जाना और उसके धोखे में किसी और को पकड़ लेना, ये मुकेश जैसे आदमी के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात थी। वो भी नंदू के सामने, जिसके सामने वो अपनी काबिलियत की खूब डींगे हाका करता था। शराब के घूंट भरते हुए उसने अपने आदमियों को कॉल लगाया और उन्हें सारी बातें बताकर उन जगहों के बारे में पूछने लगा जहां उन्होंने लाली को देखा था। वहां सुजॉय अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा होकर लतिका जी को लाली के साथ जाते हुए देख रहा था। इतनी बड़ी पार्टी के फेल हो जाने के बाद जल्द से जल्द इन्वेस्टर्स लाने की जिम्मेदारी अब और भी बढ़ गई थी। उनके दिवालिया होने की कगार पर होने की खबर मार्केट में फैलने लगी थी। अब किसी भी दिन लेनदारों की फौज खड़ी हो सकती थी। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी पाहूजा साहब कुछ परेशान से उसके कमरे में आते हुए बोले, सुजॉय, लाली अपने कमरे में नहीं है। नौकरानी ने बताया कि उसे लतिका अपने साथ लेकर गई है। तुम्हें पता है वो उसे कहां लेकर गई है? सुजॉय ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता डैड। ना मां ने कुछ बताया और ना ही खुद उस लाली ने। उसका नाम लेते हुए सुजॉय के मुंह में जैसे कड़वाहट सी घुल गई थी।
और जब उसने पाहुजा साहब की आंखों में उसके लिए फिक्र देखी तो उसे और भी गुस्सा आने लगा। लतिका जी लाली को अपने घर के पास वाली कॉलोनी में ही लेकर आई थी। उतरने से पहले उन्होंने अपनी गर्दन में लिपटा स्कार्फ अच्छी तरह से चेहरे पर बांध लिया। आंखों पर बड़े बड़े गॉगल्स लगाए वो अब बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही थी। उन्होंने लाली को अपनी तरफ ऐसे गौर से देखते पाया तो अपनी खास टोन में बोली, ऐसे मत देखो, ये सब मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से करना पड़ रहा है। मेरी सोसाइटी में अगर ये पता चल गया कि लतिका पाहुजा ऐसी कॉलोनी में घूमती फिर रही है तो सब मुझे तुम लोगों की तरह ही डाउन मार्केट समझने लगेंगे, इसलिए ये सब करना पड़ता है। अब उतरो तुम भी। कहकर उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर निकल गईं। अभी वो कार का दरवाजा बंद करके पलटी ही थीं कि तभी एक भिखारन सी दिखने वाली बच्ची ने उनके सामने हाथ फैलाते हुए कहा, कुछ दे दो मेम साहब, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। लाली को उसे देखकर दया आ गई। अभी वो अपने झोले से कुछ सिक्के निकालकर उस बच्ची के हाथ में रखने ही वाली थी कि तभी लतिका जी ने उस बच्ची को पूरी तरह से डांटते हुए कहा, चल निकल यहां से। बस जहां बड़ी महंगी गाड़ियां देखी नहीं कि आ गए हाथ फैलाने। माँ बाप को बोल, जब औकात नहीं थी खिलाने की तो फिर पैदा करके सड़क पर क्यों छोड़ दिया? हमारे जैसे अमीरों के भरोसे तो पैदा नहीं किया होगा ना तुझे। उनकी बोली और उनका लहजा सुनकर लाली सन्न सी रह गई। कोई औरत ऐसी भी पत्थर दिल हो सकती है? उसने मन ही मन जैसे खुद से सवाल किया। उसे लतिका जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें कुछ कह पाती, उन्होंने काफी पुरानी सी बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हुए कहा, चुपचाप मेरे पीछे चलती हुई आ जाओ, ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। लाली ने जाते जाते चुपके से कुछ सिक्के निकालकर उस भिखारन बच्ची के हाथ में थमा दिए और तेजी से लतिका जी के पीछे पीछे चलने लगी। बिल्डिंग के 3रे माले पर पहुंचकर लतिका जी ने ड्राइवर को एक फ्लैट का दरवाजा खोलने का इशारा किया और लाली से बोली, उफ, ये जगह, तुम्हारी वजह से इन चक्करों में फंस रही हूं मैं, ये एहसान मत भूलना मेरा। कहते हुए वो उस फ्लैट में अंदर आई और लाली से फिर कहा, आज से तुम यहीं रहोगी, तुम्हारी जरूरत का सारा सामान यहां पहले से मौजूद रहेगा। उसके अलावा भी अगर कोई जरूरत हो तो घर में टेलीफोन है, एक नंबर दूंगी, उस पर कॉल कर देना। लाली लतिका जी की बातें सुनकर कुछ परेशान होते हुए बोली, लेकिन मैं यहां अकेली कैसे रहूंगी? जैसे उतने दिनों से बंबई में फुटपाथ पर सो रही थी, उस लिहाज से ये तो फिर भी काफी सेफ जगह है, उन्होंने सख्ती से कहा। लेकिन लाली की आंखों में एक डर देख उन्होंने कुछ देर तक खामोश रहने के बाद फिर कहा, ठीक है, मैं यहां तुम्हारे साथ रहने के लिए कोई नौकरानी अरेंज करवा दूंगी। उन्होंने कहा तो लाली की जान में जान आई। वो थकी सी वहीं लगे एक पुराने और टूटे फूटे सोफे पर बैठ गई। उसे इस तरह अपने सामने बैठता देख लतिका जी ने उस पर एक घूरती हुई नजर डाली और पूरे फ्लैट का चक्कर लगाकर वापस आते हुए बोली, जब तक यहां हो ढंग से रहना, कहीं से कोई शिकायत ना मिले। और हां, ये बंबई है, कोई लफड़ा किया ना तो लोग यहां माफी नहीं मंगवाते, सीधे ऊपर पहुंचा देते हैं। लतिका जी उसे डरा रही थी ताकि वो कहीं बाहर न जाए। फिर लाली को वहां अकेला छोड़ वो अब तक बाहर खड़े ड्राइवर के साथ वहां से वापस नीचे अपनी कार की तरफ चली आई, जो उन्होंने बिल्डिंग से कुछ पहले ही वाले मोड़ पर खड़ी करवाई थी। उधर अपने आदमियों से मिली खबर के हिसाब से नंदराय भी लाली को ढूंढता हुआ उसी कॉलोनी में घूम रहा था। तेजी से चलते हुए और इधर उधर देखते हुए मुकेश और नंदराय एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे थे। नंदराय बोल रहा था, यार मुकेश, इस बारी तो अच्छे से पता कर लिया है ना
कि तेरे आदमियों ने लाली को ही देखा था। कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी तेरे लोग पिटने का मौका न बनवा दे। इस पर मुकेश ने हंसते हुए कहा, इस बार चेहरा चेक कर बोरी डालेंगे नंदू, तू चिंता मत कर। वैसे मेरे आदमियों ने बताया कि वो बगल वाले मोहल्ले में देखी गई है, लेकिन वो मोहल्ला तो रईसों का है। भला वो छोरी वहां कैसे जा सकती है? ये मोहल्ला थोड़ा ठीक है, यहां भले उसने रहने के लिए कोई मकान देखा हो। बस यही सोचकर मैं तुझे यहां लेकर आया हूं। उधर मेरे लोग भी पैनी नजर जमाए हुए हैं इस इलाके में। इस बार उस पित्ते भर की छोरी को भागने ना दूंगा, देख लेना तू। अभी दोनों बातें करते हुए आसपास देखते हुए जा ही रहे थे कि तभी तेजी से मोड़ की तरफ मुड़ते हुए अचानक लतिका जी सामने से आ रहे नंदराय से जोर से जा टकराईं। आह! खुद को संभालते हुए लतिका जी ने जब उन दोनों का ऐसा हुलिया देखा तो उनका पारा चढ़ गया। वो चीखते हुए बोली, यू इडियट! सड़क पर चलने की तमीज नहीं है तो घर में क्यों नहीं बैठते? गंवार चाहे लोग, लेफ्ट राइट तक का कोई सेंस नहीं है। सामने और कोई नहीं बल्कि मुकेश के साथ नंदराय ही था। उसने इतनी बातें सुन कुछ गुस्साते हुए कहा, ओ मैडम, बस बहुत बोल रही हो। तुम्हें तमीज है तो मुड़ने से पहले तुम ही देख लेती। औरत होकर इतना चिल्ला रही हो।